राम मंदिर पर आरएसएस के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या इसे सरकार के लिए नई डेडलाइन माना जाए या फिर केंद्र सरकार से पहल की गुजारिश? आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा, अयोध्या में 2025 तक बने राम मंदिर। प्रयागराज में भैयाजी जोशी ने मोदी सरकार के लिए राम मंदिर पर डेडलाइन बढ़ा दी। सर कार्यवाह ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनते ही देश का तेजी से विकास होगा। भैयाजी जोशी के बयान पर सवाल उठा। बाद में उन्होंने कहा, फैसला सरकार को करना है। भैयाजी जोशी ने सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार के रवैये पर आरएसएस ने पहली बार सवाल उठाया। कहा, आस्था के प्रतीक का सम्मान हो। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कई संगठन सरकार से इसे लेकर अध्यादेश की मांग कर चुके हैं। संघ का मानना है कि अगर बीजेपी को सत्ता मिली है तो उसे मंदिर निर्माण को लेकर देरी नहीं करनी चाहिए। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। हालांकि भैयाजी जोशी ने अपने बयान पर सफाई भी दी। वर्तमान सरकार इसके लिए पहल करेगी, करनी चाहिए। राम के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसमें से मार्ग निकलेगा। राम मंदिर के निर्माण का कार्य निकट भविष्य में प्रारंभ होगा और मैंने कल जो कहा है 2025 आते आते राम मंदिर का काम पूरा होता हुआ हम देखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कभी वो आरएसएस के लीडर बयान देंगे, कभी बीजेपी वाले को देंगे, कभी विश्व हिंदू परिषद के देंगे, कभी शिवसेना के देंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया में सारा वक्त इसी मामलों में कंज्यूम होता रहे और जो रियल इश्यूज देश के सामने हैं, इलेक्शन के वक्त जिन इश्यूज पर डिबेट होना चाहिए उन इश्यूज पर कोई वक्त न दिया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनकी भी सरकार ठीक चल रही है, विकास हो रहा है। आज ये लोग सरकार पे तंज कस रहे हैं इसलिए कि इनको अपनी भी कुर्सी चाहिए। तो सरकार को बदनाम करने का जो लोग काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मंदिर मस्जिद का मसला वो सुप्रीम कोर्ट में है, जो कोर्ट करेगा वही माना जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को सलाह दी है। नागपुर में उन्होंने कहा, अगर युद्ध नहीं हो रहा तो फिर सीमा पर सैनिक क्यों शहीद हो रहे? मोहन भागवत ने कहा, कोई युद्ध नहीं फिर भी सीमा पर शहीद हो रहे हैं सैनिक। मोहन भागवत ने नागपुर में केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। गुरुवार को भागवत ने कहा कि सैनिकों के शहीद होने का कोई कारण नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती है और इसमें सैनिक शहीद हो रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनके इस बयान ने विरोधियों को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध आता होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि हम अंदर जाके मारेंगे, हमारा एक सिर कटेगा तो हम 10 करेंगे। कि मोदी जी की सरकार हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर पाई और लगातार उनको शहीद होना पड़ रहा, उनकी जानें जा रही हैं और सरकार कोई नीति नहीं अपना पा रही है। ममता बनर्जी की कल कोलकाता में रैली होगी। इसके लिए 20 पार्टियों को बुलावा मिला है। वहीं प्रचार में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही। ट्विटर पर तो उन्होंने बीजेपी के लिए धमकी तक लिख डाली। कोलकाता में रैली से पहले ममता बनर्जी का दावा, बीजेपी को 125 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली के जरिए विपक्ष की एकजुटता का दावा किया गया। रैली से पहले ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी के लिए मौत की घंटी कहा। ममता बनर्जी का कहना है कि विपक्ष की 20 पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, रैली के जरिए देश में महान परिवर्तन की कोशिश होगी।
टीएमसी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक, वो किसी पर अपनी विचारधारा नहीं थोपेंगे। कोलकाता के हवाई अड्डे से लेकर परेड ब्रिगेड ग्राउंड तक बैनर कटआउट की कतार दिख रही है। कटआउट में वो सभी नेता दिख रहे हैं जो कल की रैली में दूसरे राज्यों से शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को समर्थन पत्र लिखा है। कल शाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने परेड ग्राउंड में तैयारी का जायजा लिया। I think all the leaders are coming. It's a platform to fight the battle against BJP. 2019 the battle. एनडीए गठबंधन की सरकार एक अपार बहुमत से नवभूतो इस प्रकार की स्थिति आने वाली है, इसलिए आप चिंता मत करो ममता जी। आप 120 कह रहे, बंगाल में आपकी पैरों तले धरती खिसक रही है। जेडीएस ममता बनर्जी जी द्वारा बुलाई गई रैली में पार्टिसिपेट करेगा और पार्टी के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी और मैं खुद, हम तीनों लोग पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी जी द्वारा बुलाई गई रैली में सम्मिलित होंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज कांग्रेस को चुनौती दी है। शर्त एक दलित नेता को लोकसभा सीट देने की है, तभी वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को दलितों के समर्थन की चुनौती दी है। नांदेड़ में कांग्रेस के साथ समझौते के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने शर्त रख दी है। ओवैसी का ये बयान लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर है। प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में वंचितों की राजनीति करते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि वो महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं चाहते। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर को सम्मानजनक सीटें दे तो बिना शर्त समर्थन दे सकते हैं। सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, कि अगर आप कह रहे हैं कि मायाम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो, मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, दूसरी तरफ वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि प्रकाश अम्बेडकर को ज्यादा सीट दें। तो एमआईएम तो कांग्रेस की बी टीम है और उनका साठगांठ है कांग्रेस से। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने देश को विकास का नया मंत्र दिया। 9वें समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में रहने के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का पीएम ने किया उद्घाटन। 3.86 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान हुआ। 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर से आए सैकड़ों प्रतिनिधि और 26,000 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। 3 दिन चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का दिया मंत्र। अपनी सरकार के रिफॉर्म का भी जिक्र किया। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट से राज्य का कायाकल्प हो गया। निवेश को बढ़ावा देना इसका मकसद है। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने 2003 में की थी। 3 दिनों तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर से आए हजारों प्रतिनिधि और 26,000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस समिट का मकसद निवेश को बढ़ावा देना है। 3 दिनों तक चलने वाले निवेशकों का ये कार्यक्रम राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित हो रहा है। The mantra of my government has been reform, perform, transform and further perform. We have taken a number of drastic steps. We have also undertaken deeper structural reforms which have added strength to our economy and nation. आतंकियों के जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए सेना नया प्लान बना रही है। लोगों की संख्या सीमित करने और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
योजना के मुताबिक उन जगहों पर भी नजर रखी जाएगी जहां अक्सर ये आतंकवादी आकर छिपते हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों के जनाजे में अब नहीं जुटेगी भीड़, सुरक्षा बलों ने इसे रोकने की योजना बनाई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के जनाजे में जाने वाले लोगों की संख्या सीमित होगी, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने पर हो रहा विचार। जनाजे के दौरान जगह जगह बैरियर लगा सकती है सेना, चोरी छिपे आतंकी नहीं हो सकेंगे शामिल। आतंकवाद के रास्ते पर युवाओं को जाने से रोकने की कोशिश है, आतंकियों के जनाजे में युवाओं की भीड़ दिखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे में आने वाले आतंकी ही बंदूक लहराकर और जिहाद की बात कर युवाओं को भटकने के लिए उकसाते हैं। बढ़ती आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सेना नया प्लान बना रही है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के जनाजे में युवाओं के जुटने और फिर आतंकवाद से जुड़ने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इसे रोकने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के जनाजों में आने वाले लोगों की संख्या सीमित करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकियों के जनाजे में अच्छी खासी संख्या में युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। रविवार को अल बदर आतंकी जीनत उल इस्लाम के जनाजे में कई लोग सुरक्षा बलों के बैरिकेड तोड़कर शामिल हुए और इनकी झड़प भी हुई। लद्दाख में आए बर्फीले तूफान में 5 लोगों की मौत हो गई है। खारदुंगला में सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम बाकी लोगों की तलाश कर रही है। लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद आया बर्फीला तूफान, कई लोगों के मारे जाने की खबर, सेना की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। लद्दाख के खारदुंगला में 10 से ज्यादा सैलानी बर्फ के नीचे दब गए, 4 गाड़ियों में थे सभी लोग। आज सुबह करीब 7 बजे हादसा हुआ। ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तापमान -13 डिग्री है। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का जारी किया था अलर्ट। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रही है भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बाद खारदुंगला में गिरा बर्फ का पहाड़। खारदुंगला पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, अगले 2 दिन में हो सकती है भारी बर्फबारी, पड़ सकती है मुश्किलें। लद्दाख समेत पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का तांडव जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से एवलांच का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम में हो रहे पल पल बदलाव की वजह से सेना को राहत और बचाव काम में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 3 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हिमस्खलन में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से बिगड़ गया है। आज सुबह लोग अपने विमान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम ने उनका प्लान खराब कर दिया। सड़कों पर भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर तल्ख टिप्पणी की। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई। सुबह 3 घंटे कोई उड़ान नहीं। आज सुबह दिल्ली आने जाने वाली 10 से ज्यादा ट्रेन कोहरे की वजह से 6 घंटे तक लेट हो गईं। कल दिल्ली एनसीआर का तापमान 4.2 डिग्री पर आ गया। दिल्ली में ये हालात उत्तर पश्चिमी से आई सर्द हवाओं की वजह से बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह ही फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में खासी दिक्कत हुई। विस्तारा और जेट ने अपने यात्रियों को इसकी जानकारी दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अलावा पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में घना कोहरा पड़ सकता है।